कि बिस्मिल्लाह, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हमने पेपर के बारे में डिस्कशन करनी कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। कुछ लोग जो ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो क्राइटेरिया ये है कि उनके 50 एमसीक्यूज होंगे और जो है वो 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, तो उनको उसके अकॉर्डिंगली करना है। अब एमसीक्यूज का हम पैटर्न डिस्कस कर लेंगे कि एमसीक्यूज जो है वो किस टाइप के आ सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि एमसीक्यूज का पैटर्न कोई खास नहीं हो सकता। एमसीक्यू कोई भी हो सकता है और उसकी ऑप्शंस में से आपने बेस्ट ऑप्शन चूज करनी होती है। सो उसके लिए आपको अपनी स्लाइड्स और जो वीडियोस उनको थॉरली जो है वो पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बिकॉज जो हमने क्लास में डिस्कस किया है या जो काम किया है उसी में से जो है आपका पेपर के एमसीक्यूज बने होंगे। हम आते हैं सबसे पहले उस पेपर की तरफ जिन लोगों ने फिजिकल एग्जामिनेशन देना है या जिन्होंने ऑनलाइन नहीं देना। तो ये जो पैटर्न है ये उसके बारे में ज्यादा एलेबोरेट करेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली वो उससे रेलेवेंट है। सो लेट्स से अब आपको ये जो नजर आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। अवेलेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेब बेस्ड सिस्टम्स and what other quality attributes should be present in a web based system। अब ये क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने शुरू के लेक्चर्स में कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े थे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, उसमें एक एट्रीब्यूट अवेलेबिलिटी भी था। सो अब जो क्वेश्चन, क्योंकि हमने डिस्कस ये किया था कि आपका पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल होगा, आपको रट्टे वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि डिफाइन दिस और राइट ए नोट ऑन दिस। तो एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आपको नजर आ रहा है, अवेलेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट की अवेलेबिलिटी की इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है सॉफ्टवेयर क्वालिटी का, लेकिन ये वेब बेस्ड सिस्टम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसके अलावा ऐसे कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जो वेब बेस्ड सिस्टम्स में मौजूद होने चाहिए। सो अगर आपने वो जो टॉपिक है वो कवर किया होगा तो आप जो है वो इसका आंसर दे सकेंगे। ठीक है, ये हमने, मुझे याद है क्लास में भी काफी थॉरली डिस्कस किया था कि कौन से सिस्टम्स के लिए कौन से क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होने लाजमी है, ये शुरू के लेक्चर्स की बात है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ यू आर गिवन अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू अ मिलिट्री, it is a software based system that will be used to secure military base. It will also involve hardware, yani sensors and alarms. Which process model will be suitable for this project? अब जो आपके प्रोजेक्ट के प्रोसेस मॉडल्स थे जिसमें वाटरफॉल था, वीएनवी था, आइटरेटिव था, इंक्रीमेंटल था, स्क्रम, ये मल्टीपल मॉडल्स आपने जो स्टडी किए हैं उनको आपने रिकॉल करना है। उनमें से आपने देखना है कि कौन सा मॉडल जो है वो किस सिनेरियो के लिए सुटेबल होता है। तो ये जो आपको ये गिवन सिनेरियो दी कि आपने मिलिट्री के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसका मेन पर्पस क्या है कि एक मिलिट्री बेस को सिक्योर करना है, यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है काफी क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें आप जरा से भी जो है वो इधर उधर नहीं चीजें कर सकते। सिस्टम को एक्यूरेट होना है, सिस्टम को रिलायबल भी होना है। तो इस किस्म के सिस्टम्स के लिए कौन सा प्रोसेस मॉडल जो है वो सुटेबल होगा। और हम ये भी बता रहे हैं कि इसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेंसर्स भी हैं, अलार्म्स भी हैं, तो ये सब चीजें भी हैं। सो आपने ये बताना है कि कौन सा प्रोसेस मॉडल सुटेबल होगा इस सिनेरियो के लिए, और अपने आंसर को आपने जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई मीन्स कि यू हैव टू गिव अ रीजन दैट व्हाई यू हैव चूजन दैट स्पेसिफिक प्रोसेस मॉडल। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी इंक्रीमेंटल बेस्ट है, तो जस्टिफाई मीन्स कि आपको बताना है कि व्हाई इंक्रीमेंटल इज बेस्ट, इंक्रीमेंटल में ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको बेस्ट बना रही हैं इस सिनेरियो के लिए। ठीक है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। एंड ऑल्सो ड्रॉ दैट प्रोसेस मॉडल, उसकी डायग्राम भी बनानी है। लिखा हुआ है सिर्फ डायग्राम, डायग्राम ओनली। सो आपने जब पेपर सॉल्व करना है उसमें केयरफुली इंस्ट्रक्शंस को देखना है कि अगर कोई चीज सिर्फ डायग्राम कही है तो आपने डायग्राम बनानी है, अगर आपसे कहा है फेजेस को एक्सप्लेन करें तो आपने उन्हें एक्सप्लेन भी करना है। अब इस सूरत हाल में आपको जो प्रोसेस मॉडल है उसे एक्सप्लेन करने को नहीं कहा गया, ये पूछा है कि आपने रीजन क्या ली है कि आप वो चूज कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स से अगर आपका आंसर जो है वो इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल है तो आपने इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल की सिर्फ डायग्राम बनानी है और उसका अपने आंसर को जस्टिफाई कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑप्शन नजर आ रही है क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग है एक, दूसरी है थ्रोवे प्रोटोटाइपिंग। इसमें डिफरेंशिएट करना है आपने, ये कॉमन चीजें हैं, इसमें आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स, एक पायलट मेथड था और एक हमारे पास इंक्रीमेंटल या फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन का मेथड था। तो इसमें आपने डिफरेंशिएट करना है। ये भी दो एक किस्म के थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं आप अगर इनको देखें, लेकिन आपको इसमें एक एज इट इज जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आप लिख सकते हैं कुछ भी। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये फाइनल टर्म के पेपर में से हैं इनके कुछ क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक केस स्टडी गिवन है आपको, या आपको केस स्टडी का डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है इस फॉर्म में? ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है कॉमकैश के नाम से, एक वेब पोर्टल है जो कि, और इट इज डिजाइंड विद अवेलेबल आइटम्स, पिक्चर, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। यूजर्स कैन व्यू एनी आइटम and they want to purchase it. They can select the item from the category of the inventory. Once the item is selected by the user to purchase, user can make online payments according to the bill of that item. यानी उस सिस्टम की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इस केस स्टडी में कि जो आपको सिस्टम बनाने के लिए कहा जा रहा है। अब इस केस स्टडी के ऊपर बेस करते हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ड्रा यूज केस मॉडल फॉर द गिवन केस स्टडी। तो ये जो आपको गिवन केस स्टडी दी गई है इसको समझते हुए ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से यूज केसेस होंगे सिस्टम में और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप यूज केस मॉडल बनाएं। ठीक है, तो मोस्टली कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको इस तरह के भी आ सकते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन दे रहे हैं। सो अगेन एक और क्वेश्चन बेस कर रहा है इसी केस स्टडी के ऊपर। बेस्ड ऑन द अबव केस स्टडी, write at least any 10 requirements in standard form with complete details. अब अगेन केस स्टडी को रेफर किया जा रहा है कि इस केस स्टडी को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए कोई 10 रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो लिखें इसमें से। यानी इसमें डिस्क्रिप्शन तो डिटेल तो उन्होंने दी हुई है, अब आपने इसको पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना है कि यूजर ने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स कही हुई है हमें। तो उन कम से कम 10 रिक्वायरमेंट्स लिखनी है आपने और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखनी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि हमने डिस्कस भी किया था कि हाउ टू राइट रिक्वायरमेंट्स, हाउ टू राइट बेटर रिक्वायरमेंट्स, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, शैल, यूज और विल और मस्ट। ये हमने एक किस्म का पूरा डिटेल्ड लेक्चर पढ़ा था कि हाउ टू राइट रिक्वायरमेंट्स। अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे। अगर आपने उसको अच्छी तरह समझा हुआ है तो आप ये 10 रिक्वायरमेंट्स लिख सकते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू गैदर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द कॉमकैश। अब ये वही केस स्टडी है जिसकी बात की जा रही है, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन बेस कर रहा है। इफ यू वांट टू गैदर द रिक्वायरमेंट्स फॉर कॉमकैश प्रोजेक्ट यूजिंग अ क्वेश्चनियर और सर्वे, राइट एनी 4 क्वेश्चंस दैट you will write while designing a questionnaire form or survey form for the project. अब क्वेश्चनियर और सर्वे की हमें 2 टेक्निक्स का हमें पता है कि these techniques are used to gather the requirements. अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस सिस्टम के लिए अगर लेट से आपने सर्वे करना है या क्वेश्चनियर फिल करवाना है to gather the requirements, तो आप जो है वो इसमें कोई जो है वो 10 रिक्वायरमेंट्स जो है वो लिखें। आ जाए लेकिन अभी 10 मिनट बाद आए बेहतर होगा। सो एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, सो आपको जो है वो सर्वे फॉर्म के अंदर जो क्वेश्चंस लिखने हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप सर्वे फॉर्म अगर बनाते तो उसमें क्या क्वेश्चंस पूछते। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी केस स्टडी के ऊपर बेस कर रहा है। अब एक और क्वेश्चन है, अगर हम नीचे आए यहाँ पे, ये डिफरेंट नेचर का है थोड़ा सा। So see the following requirements, rewrite them as standard format. अब यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट स्टेज की गई है, आपको नजर आ रही है, वो क्या है? लाइब्रेरी सिस्टम विल अलाउ द यूजर्स टू सर्च द बुक्स। अब रीराइट क्या करना है? इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, इसमें कोई चीज मिसिंग है, कोई चीज की कमी है, कोई इशू है, तो वो इशू को करेक्ट करके आपने यहाँ पर इस जगह पे उसको सही फॉर्मेट में लिख देना है, डिटेल के साथ लिख देना है और उसको बेसिकली करेक्ट करके कंप्लीट और अनएम्बिगुअस फॉर्म में यहाँ पे स्टेट करना है।
सो अगेन इस क्वेश्चन के लिए आपका जो नॉलेज है कि हाउ टू राइट बेटर रिक्वायरमेंट्स उस लेक्चर के ऊपर बेस कर रहा है. अगर आपने इसको सही से पढ़ा है, समझा है, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे. कि रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट है सिस्टम शुड बी यूजर फ्रेंडली और इजी टू यूज. अगेन क्या इस स्टेटमेंट में रिक्वायरमेंट की कोई इशू और प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है? इफ देयर इज देन उसको रिमूव करके इसको रीराइट करके यहाँ पे लिखते हैं आप. Same goes for this requirement. All transactions should be completed within very less time so that user require a good response time. ठीक है, तो इसके लिए अगेन आपने इसमें देखना है कि इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप रिमूव करके इसको रीराइट कर सकते हैं कंप्लीट और अनएम्बिगुअस फॉर्म में. इसी तरह से हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट है एटीएम मशीन कैन टेक इनपुट वाया टच स्क्रीन एज वेल एज फ्रॉम कीबोर्ड. तो ये जो रिक्वायरमेंट की स्टेटमेंट है इसमें क्या मसला नजर आ रहा है? कोई मसला है या नहीं है? अगर नहीं है तो उसको एज इट इज लिख दें कि देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई डेफिशिएंसी है, ये इनकम्प्लीट है, एम्बिगुअस है, तो उसको उस मसले को रिजॉल्व करके इसको दोबारा रीराइट करके लिख देंगे आप. इसी तरह से all requirements of ATM system will remain same as stated in previous document. अब इसमें क्या मसला है, इसके सोचना पड़ेगा आपको, तो इसको अकॉर्डिंगली आपको सही करके लिखना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, तो उसके बाद आए थे हम अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर. कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि कुछ तो बिल्कुल सिंपल किस्म के क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव कि इनमें से कौन सी ऑप्शन है इसके लिए वो बताएं. एक लेट से ये क्वेश्चन है, which requirement gathering technique is suitable for gathering the requirements from a large group of stakeholders with diversified needs. अब ये किस्म का सूरत हाल है, कह रहे हैं कि इस सूरत हाल के अंदर कौन सी टेक्निक जो है वो ज्यादा सुटेबल होगी रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए. तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, इंटरव्यू, स्टोरी बोर्ड, सर्वेज, ब्रेनस्टॉर्मिंग. इनमें से जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है आप उसको सिलेक्ट कर देंगे, कोई एक ऑप्शन हो सकती है. एक और क्वेश्चन है, इन सर्वे अ क्वेश्चन लाइक स्टेटमेंट दी गई है, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल. ये जो स्टेटमेंट है ये किस टाइप का क्वेश्चन है? इज इट ओपन एंडेड क्वेश्चन, इज इट क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इज इट प्रोबिंग और इज इट एग्जाम्पलरी क्वेश्चन. तो आपने इसमें से जो है वो एक ऑप्शन चूज करनी है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये कौन सी ऑप्शन है. इसी तरह से एक और स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, हाउ डज सिस्टम बिहेव. ये स्टेटमेंट जो है ये किस टाइप की रिक्वायरमेंट है? इज इट अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इज इट अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इज इट सिस्टम आर्किटेक्चर, इज इट द स्पेसिफिकेशन. यानी सिस्टम का जो बिहेवियर है उसके बारे में जब आप कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं या जो प्रॉपर्टी देते हैं वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं या नॉन फंक्शनल बनती हैं या उसे आर्किटेक्चर कहते हैं या उसे फंक्शनल स्पेसिफिकेशन कहा जाता है. सो आपने इसमें से राइट ऑप्शन चूज करनी है. ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, क्योंकि हमने लिमिटेड से एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं और हमने डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं. अब लेट्स से मेरे पास एक लेक्चर है, मैं उसमें से एमसीक्यू कैसे बना सकती हूँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपने स्टडी कैसे करना है स्लाइड्स को या वीडियोस उन्हें कैसे पढ़ना है. लेट्स से मेरे पास ये आपको अच्छा स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मैं दोबारा शेयर कर दूँ. जी अब आपको स्लाइड्स आई होप नजर आ रही हैं. अब लेट्स से मेरे पास ये लेक्चर मैंने ओपन किया है, इसमें से मैं अब एक एमसीक्यू कैसे बनाऊंगी पेपर के लिए, कैसे हो सकता है. उसमें फॉर एग्जांपल मैंने ये टॉपिक ओपन कर दिया है, इसमें से आई कैन आस्क यू कि व्हाट आर द एक्टिविटीज व्हिच आर बीइंग परफॉर्म्ड इन इम्प्लीमेंटेशन फेज. अब ये मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन फेज है, इसकी एक्टिविटीज क्या परफॉर्म हो रही है, इसमें सोर्स कोड लिखा जाता है, डेटाबेस बनता है, यूजर डॉक्यूमेंटेशन बनती है, टेस्टिंग बनती है, ये 4 चीजें हो रही है. ठीक है, आई कैन आस्क कि लेट्स से मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाती हूँ आपके सामने, मुझे ये वाला चीज के बारे में क्वेश्चन बनाना है. मैंने इसको जो है क्वेश्चन की शेप देनी है कि इम्प्लीमेंटेशन फेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है मुझे नजर आ रही है.
आई कैन आस्क यू अदरवाइज कि इसमें कौन सी एक्टिविटी ऐसी जो इम्प्लीमेंटेशन फेज का पार्ट नहीं है. ठीक है, we just write a question here. To see, to be. अब एक नया एमसीक्यू मैं बनाती हूँ. अब मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है कि इम्प्लीमेंटेशन फेज में मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन इनमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो उसका पार्ट नहीं है. सो आई नो दैट कि इसमें से कुछ ऑप्शंस मैं सही दे दूंगी. एक सोर्स कोड के ऑप्शन है, डेटाबेस और यूजर डॉक्यूमेंटेशन और टेस्टिंग के ऑप्शंस हैं. सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सोर्स कोड, डेटाबेस, टेस्टिंग, अब ये तीन तो सही ऑप्शंस हैं, ये जो बाकी में इम्प्लीमेंटेशन होती हैं. और एक में एक फेक दे दूंगी. डिजाइन. ठीक है. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने स्लाइड्स को देखते हुए उनमें से एक एमसीक्यू निकाला है. किस तरह से कि इम्प्लीमेंटेशन फेज में मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं, विच इज नॉट वन ऑफ देम. इसमें अब हमने अभी देखा था स्लाइड्स में. अगर मैं दोबारा स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूं, ये देखें इम्प्लीमेंटेशन फेज में सोर्स कोड की ऑप्शन है, डेटाबेस भी है, टेस्टिंग भी है. जो इसका पार्ट नहीं है वो क्या चीज है, हमारी जो ऑप्शन है यहाँ पे लास्ट वाली, सिस्टम डिजाइन. सिस्टम डिजाइन. तो इस तरह से जो है वो आपने जो सब सिलेक्शन करनी है आपने, तो सिस्टम डिजाइन इज द राइट आंसर इन योर सिनेरियो. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन स्टडी योर स्लाइड्स. आपको बेसिकली उनको प्रॉपरली जो है वो गो थ्रू करना है. आपको ये चेक करना है कि इन स्लाइड्स में ऐसा कौन सा कंटेंट है जो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस के ये मेथड्स लिखे हुए हैं कि जो डिपेंडेबिलिटी मैट्रिक्स होती है और एसएलएस डॉक्यूमेंट है, ये दो चीजें हैं. तो इनके बारे में भी पूछा जाए आपसे. मे भी आपसे पूछा जाए कि जो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है उसमें यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, यूएटी स्टैंड्स फॉर, आपको पता होना चाहिए क्या होता है. इस तरह से अगर हम आ जाए इस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ, तो मे बी इनमें से कोई चीज बन जाए कि इंटीग्रेशन, इसका जो डिसएडवांटेज, किस मॉडल का डिसएडवांटेज ये है कि इंटीग्रेशन इज वन बिग बैंग. इंटीग्रेशन इज वन बिग बैंग एट द एंड. ये किस मॉडल का डिसएडवांटेज है. तो अगर आपको पता होगा कि वाटरफॉल मॉडल का डिसएडवांटेज है तो आप उसमें से ऑप्शन चूज कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से आपको अपने तमाम लेक्चर्स को, अब यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे एक इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग, एवोल्यूशनरी एंड थ्रोअवे. सो इसको जो है वो डिफाइन करें. सो आपको जो है वो अभी 5 मिनट्स के बाद आए. सो इसको जो है वो आपको पता होना चाहिए. अगर आपने इसको थॉरली पढ़ा होगा तो आप इसको आंसर कर सकेंगे. अच्छा, एक चीज तो हमेशा ख्याल रखें, लेक्चर के अंदर, ये आपको टिप दे रही हूँ, लेक्चर के अंदर, स्लाइड्स के अंदर, किसी भी चीज के अंदर जो चीज कलर्ड फॉर्म में अंडरलाइन या हाईलाइट की गई होती है, दिस मीन्स दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, दिस मीन्स दैट इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो आपको जब अपनी प्रेपरेशन करनी है पेपर के लिए, आपको उन चीजों को जो है वो ज्यादा केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, उनको ज्यादा केयरफुली पढ़ना है. अब यहाँ पे आपको स्लाइड में एक ये चीज नजर आ रही है हाईलाइटेड और कलर्ड, ये डिफरेंट कलर से नजर आ रही है, ये आपको नजर आ रही है. इसका मतलब है ये वो चीजें हैं, ये वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं. तो हो सकता है जो एग्जामिनर है वो इन चीजों के बारे में आपसे पूछ ले. ये टिप है चीजों को पढ़ने के लिए. ठीक है. सो इस तरह से आपके पास कुछ चीजें जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस की फॉर्म में होती हैं कि डिजाइनर बिल्ड जो है वो क्या क्या चीजें डिजाइनर करता है, बिल्ड डेटाबेस बिल्ड करता है, इंटरफेस करता है, एल्गोरिथमिक फंक्शन बिल्ड करता है.
ये आपको पता होना चाहिए। ये कॉमन चीजें कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एक दफा आपने गो थ्रू किया होगा, आपके सामने एमसीक्यू आएगा, आप उसको फौरन से पिक कर लेंगे कि यस इसमें ये वाली चीज थी। लेकिन वो आप तब कर सकते हैं जब आपने उसको समझ के पढ़ा हो। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं डिफरेंट कलर्स से, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो हर लेक्चर में इस तरह से आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी जो डिफरेंट कलर्ड कोडेड फॉर्म में लिखी होंगी। उनका मकसद ये होता है कि यूजर को प्रॉपर्ली समझाया जा सके, जो स्टूडेंट है उसको प्रॉपर्ली समझाया जा सके कि कोई चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस की है। तो हो सकता है उसकी बेस के ऊपर जो है कोई एमसीक्यू बना दिया जाए या कोई शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया जाए। ठीक है, सो दिस वाज माय साइड। अब आपके क्वेश्चंस जो हैं मैं उनको ले लेती हूँ। मैम ऑनलाइन में बता दें कि ऑनलाइन में जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो किस टाइप के आएंगे, केस स्टडीज भी आ जाएंगी उसमें, आ सकती हैं? नहीं, ऑनलाइन में शॉर्ट क्वेश्चंस में केस स्टडी नहीं आ सकती, लेकिन छोटा सा सिनेरियो आ सकता है, जैसे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे नजर आ रहे थे। ये देखें, if you are given a project related to military, it is a software based system that will be used to secure a military base. It will also involve hardware and sensors. Which process model will be suitable for this project? अब जिसका आपको जो आंसर है वो शॉर्ट होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो आपने आंसर लिखना है वो लंबा डिटेल में नहीं लिखना। यू हैव टू राइट 3 or 4 लाइंस एट मैक्स। ठीक है, तो इसके आंसर में आप क्या देंगे जी, आप इसके आंसर में मॉडल का नाम बता देंगे। लेकिन सिंस क्योंकि यहाँ पे डायग्राम की बात हो रही है, तो शॉर्ट आंसर जो आपको ऑनलाइन शॉर्ट आंसर्स की बात की जाएगी उसमें आपको डायग्राम बनाने को नहीं कहा जाएगा। सो बेहतर ये है कि आप शॉर्ट, बेटा आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो शॉर्ट ही होंगे। आपने 3 से 4 लाइंस लिखनी है उनका आंसर, आपको एक पैराग्राफ भी नहीं लिखना उनके अगेंस्ट। मैम मैं इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि अगर हमें डायग्राम्स आती हैं वो फिर हमारे लिए डायग्राम्स मुश्किल होता आपसे है, तो नहीं हमें कही जाएगी शॉर्ट है। डायग्राम्स। हाँ जी, डायग्राम्स आपको नहीं कही जा रही, बिकॉज आई वांट कि आप उसको ऑनलाइन ही सॉल्व करें। वहीं पे जो आपको गिवन टेक्स्ट बॉक्स हो उसके अंदर आप उसका आंसर लिख दें। ये आपके लिए भी आसान होगा, मेरे लिए भी आसान होगा। टू द पॉइंट बात करनी है, जितना शॉर्ट हो सके उतना। हाँ, टू द पॉइंट बात करनी है, जो पूछा है वो बताना है, वो मिस नहीं कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ क्वेश्चन नजर आ रहा है, अवेलेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द क्वालिटी सॉफ्टवेयर। आपसे पूछा जा रहा है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2 पूछा जा रहा है व्हाट अदर क्वालिटी एट्रीब्यूट शुड बी प्रेजेंट इन वेब बेस्ड सिस्टम। अब ये नहीं कि आपने व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट का आंसर कर देना है और ये वाला जो दूसरा पार्ट है उसे मिस कर देना है शॉर्ट में। जो जो चीजें क्वेश्चन को थॉरली पढ़े, देखें कि इसमें कितनी चीजें पूछी गई है मुझसे, उन चीजों का आंसर कर दें बस। 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4, मैक्सिमम 4 लाइनों में। और मैम क्या हमारा भी पेपर टोटल कितने मार्क्स का है हमारा, क्योंकि 50 तो एमसीक्यूज हैं बीच में? 50 एमसीक्यूज हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल में 5 मार्क्स का है आई बिलीव। आप मार्क्स के ऊपर ना जाएं, क्योंकि पॉइंट ये है कि पेपर जितने मर्जी मार्क्स का उसने कन्वर्ट होके 60 मार्क्स नहीं बनना है। ठीक है, ओके मैम, ओके जी। तो अगर आपका 50 के एमसीक्यूज हैं तो 5 के 2 शॉर्ट आंसर होंगे। इसका मतलब ये कि 60 मार्क्स का पेपर होगा आपका। अगर उससे ज्यादा मार्क्स भी हुए तो वो कन्वर्ट होके 60 में से ही आपको मार्क्स मिलने हैं। मैम अगर ये नेटवर्क का कोई इशू हो ड्यूरिंग पेपर, तो ये जहाँ से नेट डिस्कनेक्ट हुआ था वहीं से अगेन कंटिन्यू होगा या फिर वो इसके बारे में एंड हो जाएगा? मैं नहीं, उम्मीद है कि एंड तो नहीं होगा, इंशाल्लाह वहीं से कनेक्ट हो जाएगा। यानी आप लोगों को इसलिए कहा जा रहा है मॉक में टेस्ट करके देखें, चेक करें, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिपोर्ट करें। और अगर लेट से अगर आपका नेट डिस्कनेक्ट होता है तो असूली तौर पर तो ये होगा कि सिस्टम वहीं से दोबारा शुरू करेगा। ठीक है, लेट से अगर नहीं होता या प्रॉब्लम आती है खुदा ना खास्ता और आपको कहा जा रहा है कि टेस्ट खत्म हो गया है या वो दोबारा डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो ऐसा कोई इशू है जो कि स्वेयर है और उसमें फिर आपने ये करना है, आपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। 1 दफा 2 दफा ट्राई करें कि सिस्टम रीस्टार्ट होके जो है वो काम सही हो जाए आपका। अगर नहीं हो रहा खुदा ना खास्ता, आप लोगों ने ये सबसे पहले मैसेज करना है सीआर को और एचओडी साहब को कि सर मैं फलां बच्चा हूँ, मेरा क्लास ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मेरा इतने बजे ये एग्जाम था लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम आ गई है, उसकी वजह से मेरा जो है वो पोर्टल नहीं चल रहा। आपने रिपोर्ट करनी है प्रॉब्लम एचओडी साहब को। हाँ जी, तो फिर ये आप देखें ना, जिन्होंने पेपर दिए उनसे आप बेहतर पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नेट डिस्कनेक्ट ना हो। आपके पेपर के दौरान आप बैकअप भी रखें, कोशिश करें कि वो बैकअप हो जिसकी चार्जिंग भी हुई हो, आपका लैपटॉप भी चार्ज हो, जिस जगह आप बैठे हैं वहां पे लाइट हो। ये भी मैंने अक्सर जगहों पे देखा है, जिन बच्चों के जो कैमरास जो थे वो सही लाइट और प्रॉपर उसमें नहीं थे, उनके फेसेस नजर नहीं आ रहे थे, तो तब भी जो कैमरा है
वो इश्यूज करेगा, तो आपको प्रॉपर स्मूथली नहीं चलाएगा। जब तक उसको आपका फेस नजर नहीं आएगा वो आगे प्रोसीड प्रॉपरली नहीं करेगा। सो मेक श्योर आप जहाँ बैठे हैं वहां पे आपका फेस सही नजर आ रहा है, कैमरा की एंगल सही बन रहा है, और वो ताकि स्मूथली सिस्टम चल सके। मैम सीनियर बता रहे थे कि ना पेपर देते देते नेट में ना मसला आ जाता है, मतलब ना सिस्टम जो है हैंग हो जाता है, वो आगे एमसीक्यूज नहीं देता है। हाँ, उसमें प्रॉब्लम उस सूरत हाल में आप लोगों ने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। आपने सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिएगा और दोबारा उम्मीद है कि फिर सही हो जाता है। एक दफा नहीं हो रहा दूसरी दफा करें, पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं होना, रोना नहीं है। ये एक पेपर है, ये जिंदगी मौत का मसला नहीं है। मैक्सिमम क्या होगा, पेपर नहीं होगा तो आप ऑनलाइन एग्जाम दे देना। लेकिन इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपने रिपोर्ट किया हो कि हमें ये प्रॉब्लम आया था, हम फलां स्टूडेंट थे, हमें ये प्रॉब्लम आया था इतने बजे फलां, इस तरह से उस टाइम पे रिपोर्ट करें एचओडी साहब को। जी मैम। मैम ये अगर ऑनलाइन पे मसला आता है तो हम फिजिकल दे सकते हैं पेपर? हाँ जी,